तो चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जैसे ही आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हो आपके मन में अचानक से आता है कि एंजियोस्पर्म्स, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके पास फ्लावर्स होते हैं। पर क्या ये एक इकलौता कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का? नहीं। जैसे ही हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे आप याद रखना 3F मतलब फ्लावर, फ्रूट और डबल फर्टिलाइजेशन, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोस्पर्म के। दूसरी बात ये कि चैप्टर का नाम दोबारा से पढ़ो, चैप्टर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी मैं ये बोल सकती हूँ जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स में तो काफी सारे पार्ट्स हैं, रूट्स है, स्टेम है, लीव है, फ्लावर है, फ्रूट है, तो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगी? तो फ्लावर जो होते हैं ना वो साइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई एंड प्रोडक्ट पूछ ले तो वो होते हैं फ्रूट और सीड। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के साथ और भी कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं फ्लावर के, जैसे कि सोशल, कल्चरल और ऑर्नामेंटल सिग्निफिकेंस। अब ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर तो आप बचपन से देखते आ रहे हो और अब तो आपकी वो उम्र आ चुकी है कि आप अपनी महिला मित्र को भी फ्लावर दे रहे हो। तो चलो एक बार बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से फ्लावर के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो जब आप फ्लावर देखते हो सबसे पहले आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इस स्टॉक को हम बोल रहे हैं पेडिसल, और इस पेडिसल के ऊपर एक स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस घर के मुखिया जैसा है, यानी फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, वर्ल्स हैं, उन सबकी जिम्मेदारी थैलेमस के ऊपर है। ये सारे वर्ल्स थैलेमस के साथ अटैच है, थैलेमस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स हम पढ़ते हैं फ्लावर के अंदर। एक है कैलेक्स, फिर करोला, और तीसरा एंड्रोशियम, और फोर्थ वन है गाइनोशियम। जिसमें से जो कैलेक्स और करोला है ये एक्सेसरी वर्ल्स है, यानी इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है, और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो इसेंशियल वर्ल्स है, यानी इनका रिप्रोडक्शन में रोल। अब देखो ये प्लांट देखो, प्लांट नहीं ये फ्लावर देखो, इसमें आपको लीफी से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ग्रीन कलर के। इन लीफी स्ट्रक्चर को आप सेपल्स बोलते हो, और इन सेपल्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं कैलिक्स। ये कैलिक्स डार्क ग्रीन कलर के होंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फ्लावर को बर्ड स्टेज में। साथ ही साथ ग्रीन कलर के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। दूसरी बात देखो, फ्लावर का सबसे सुंदर हिस्सा, सबसे कलरफुल हिस्सा, यानी उसकी पंखुड़ियां, और जिनको हम क्या बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे करोला। जिस तरह आप सुंदर सुंदर से कलर्स देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो ड्रेसेस की तरफ, कपड़ों की तरफ, इसी तरह से पेटल्स का काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ताकि इंसेक्ट फ्लावर के पास आए और पॉलिनेशन करवा दे। फिर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं फ्लावर के अंदर, या फिर गाइनोशियम बोलते हैं। इस पिस्टिल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको हम स्टैमन बोल रहे हैं, और स्टैमन के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं एंड्रोशियम बोल देते हैं। बिना देरी किए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल्स ऑफ स्टेमन। अब एक फ्लावर के अंदर कितने स्टेमन्स होंगे और कितनी इन स्टेमन की लेंथ होगी, ये डिपेंड करेगा फ्लावर टू फ्लावर, यानी कि स्पीसीज टू स्पीसीज। हर फ्लावर में सेम नंबर के स्टेमन्स जो है वो नहीं होंगे, इनके नंबर्स वेरी करेंगे स्पीसीज टू स्पीसीज। अब एनसीईआरटी कहती है कि स्टेमन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है फिलामेंट और दूसरा पार्ट है एंथर। फिलामेंट देखो, इस प्यारे से डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर। तो एनसीईआरटी कह रही है कि फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका प्रोक्सिमल एंड अटैच है थैलेमस से, यानी इसका प्रोक्सिमल एंड अटैच होता है नीचे थैलेमस से, और डिस्टल एंड अटैच होता है एंथर से। अब ये देखने में इतनी छोटी सी प्यारी सी लाइन लग रही है, हम भूल भी जाएंगे, लेकिन देखो ये पीवाईक्यू का हिस्सा है। उसके बाद देखो एंथर की बात करते हैं, तो एंथर क्या है अपने पास टर्मिनल, टर्मिनल मतलब किनारे पे, बायलोब यानी इसके पास 2 लोब्स प्रेजेंट है, और डायथीशियस यानी हर एक लोब के अंदर 2-2 थीका प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या करती है, इन दोनों थीका को क्या करती है आपस में सेपरेट करती है। तो ये अपनी 2 लोब्स हो गई, और इन दोनों लोब्स के अंदर क्या है, एक लोब के अंदर 2 थीका और दूसरी लोब के अंदर भी 2 थीका, और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इन थीका को क्या कर रही है, अलग कर रही है। उसके बाद देखो हम क्या पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं एंथर का, तो हम कह रहे हैं कि एंथर ना एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। जो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, एक एक कॉर्नर पे पड़े हुए, मतलब हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रखना यंग जब है एंथर तब ये माइक्रोस्पोरेंजिया,
यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर पोलन सैक बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू भरे होते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाकर पोलन ग्रेन बनाते हैं। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया से ही पोलन सैक बन रहा है और स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल से ही आगे जाकर पोलन ग्रेन्स बननी है। तो देखो, जब आप ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये है ना टिपिकली एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है आउटलाइन में, और इसके पास 4 वॉल लेयर्स होती हैं। इन 4 लेयर्स को पढ़ते हैं। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स जो कि 1 से 3 नंबर हो सकती है, और फिर टैपेटम। टैपेटम क्या है? इनरमोस्ट लेयर। एक एक कर इनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं जो एपिडर्मिस है वो आउटर लेयर है, सिंगल है, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है, और मिडल लेयर 1 से 3 नंबर हो सकती है। टैपेटम के बारे में याद रखना, क्योंकि 2016 और 2025 में टैपेटम से क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों, टैपेटम क्या है? ये सिंगल इनरमोस्ट लेयर है। ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। अब देखो, इसने नरिश करना है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, तो जाहिर सी बात है इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा, ताकि पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करी जा सके। और ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके पास होंगे, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब मैम, आपने टैपेटम का तो फंक्शन बता दिया, आपने इन तीनों लेयर्स का फंक्शन क्यों नहीं बताया? तो ये जो बाहर की तीनों लेयर्स है, ये क्या करती हैं? ये एंथर को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता रहता है उसको डायसेंस करवाती है। डायसेंस मतलब सूख के झड़ना। ये लेयर सूख कर झड़ेंगी, तभी एंथर में से पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्पर्स होंगी। उसके बाद देखो, हम कह रहे हैं एंथर जब यंग होगा उसके अंदर होमोजीनियस सेल्स अरेंज होंगे, जिनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाकर पोलन सैक बनाता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम कब है? यंग स्टेज पे। ये मेच्योरिटी में पोलन सैक बनाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर के टिश्यू को हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं, जिसने क्या बनानी है? पोलन ग्रेन्स बनानी है। फिर देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब हम इस वर्ड को तोड़ते हैं तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। अब होता क्या है? जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना बच्चों, इनके जो सेल्स होते हैं वो आगे रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स जो मियोटिक डिवीजन कर रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन कर रहे हैं, इनको हम एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। और ये डिप्लॉइड होते हैं। इनकी प्लॉइडी को नैरो लेग पेंट लो, दीवार पे अच्छी तरह लिख लो, याद कर लो, ये डिप्लॉइड होते हैं। तो हम कह रहे हैं ईच सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू का ईच सेल माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सेल कहलाता है, जिसमें क्या होती है? मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होती है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। मतलब ये जो सेल्स बनते हैं ये 4-4 के गुच्छों में, 4-4 के क्लस्टर्स में अरेंज रहते हैं, और मैच्योरिटी में ये अलग हो जाते हैं। तो देखो, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है। इसमें मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी। अब आपको पता है मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है। मियोसिस 1 जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, यानी एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। फिर होती है मियोसिस 2, यानी इन 2 सेल से आगे 4 सेल बन जाएंगे, लेकिन अब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, यानी कि प्लॉइडी सेम नहीं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये अटैच रहते हैं। मैच्योरिटी आने पर क्या होता है? एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं कैलेस एंजाइम, ये इन पे एक्ट करता है और इन माइक्रोस्पोर्स को अलग कर देता है। आगे देखते हैं फेट ऑफ माइक्रोस्पोर की इन माइक्रोस्पोर में आगे होने क्या बने। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आ रहा होगा। इन नोट्स को लेने के लिए नीचे मेल आईडी मेंशन है या इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मेरे पास ऐसे हर चैप्टर के नोट्स हैं जिसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर है और इंपॉर्टेंट लाइन्स के आगे पीवाईक्यू ईयर भी मार्क है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये माइक्रोस्पोर्स जो पहले टेट्राड की फॉर्म में थे ये अब अलग अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन बनती है, हालांकि हम फॉर्मेशन एक ही पोलन ग्रेन की देख रहे हैं। और ये कब रिलीज होती है? जब एंथर क्या हो जाता है? डायसेंस हो जाता है। तो देखो ऊपर जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था उन माइक्रोस्पोर्स का फेट आगे देख रहे हैं। अब माइक्रोस्पोर में ना माइटोसिस होती है। माइटोसिस मतलब जो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि माइटोसिस होगी तो यहाँ पर क्या होगा? 2 सेल स्टेज बनेंगी। 2 सेल स्टेज क्या होगी? और ये ना अनइक्वल माइटोसिस हो रही है, अनइक्वल डिवीजन हो रही है। एक सेल बनेगा जनरेटिव सेल जो कि छोटा है और दूसरा होगा वेजिटेटिव सेल। ऐसा बोलते हैं कि जनरेटिव सेल छोटा सा सेल होता है जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करे, और जो वेजिटेटिव सेल है ये लार्ज होगा, इसका न्यूक्लियस होगा इर्रेगुलर होगा। इस 2 सेल स्टेज में हम देखते हैं
कि इसके बाहर लेयर्स आ जाती हैं, अंदर वाली लेयर जिसको इंटाइन बोल रहे हैं, जो याद रखना है सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है, और बाहर वाली आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन से बनी। जो अंदर वाली लेयर है वो कंटिन्यूअस है, उसमें कहीं गैप नहीं, लेकिन जो बाहर वाली एक्साइन है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कहीं कहीं पर ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगी। जहां पर ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उस स्पोर को हम बोलते हैं जर्म पोर, इसको याद रखना। इसी स्टेज को हम 2 सेल स्टेज बोलते हैं। 60% एंजियोस्पर्म्स में इसी 2 सेल स्टेज पे जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो जाती है। याद रखना पोलन ग्रेन का साइज जो डायमीटर है 25 से 50 माइक्रोमीटर है और ये स्पेरिकल इन शेप होती है। अब क्वेश्चन आपके पास आता है स्पोरोपोलिनिन से। बच्चों याद रखना स्पोरोपोलिनिन इस दुनिया का सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको ना तो कोई एसिड, ना अल्कली, ना टेम्परेचर, ना एंजाइम डिग्रेड कर सकता है। दिस इज द रीजन, इस स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही पोलन ग्रेन्स को हम फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व करते हैं कितने कितने सालों तक। क्लियर है? तो याद रखना एक्साइन हार्ड है, थिक है और प्रोटेक्ट कर रही है पोलन्स को अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये जो हमने 2 सेल स्टेज की बात की, इन दोनों सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो वेजिटेटिव सेल बिगर है, उसके पास अबंडेंस में रिजर्व मटेरियल है और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो इरेगुलर शेप का होगा। जनरेटिव सेल स्मॉल है और ऐसा कहते हैं ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रही है। ये डायग्रामेटिक व्यू देखो, सबसे पहले देखो ये माइक्रोस्पोर है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी मतलब साइड्स पे मूव करेगा और यहाँ पर वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी, असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और अल्टीमेटली ये 2 सेल स्टेज बन जाएगी। नीचे वाला छोटे वाला जनरेटिव सेल जो कि फ्लोट कर रहा है बड़े वाले वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसका वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, इरेगुलर शेप का होगा। तो हमने बात की कि 60% एंजियोस्पर्म में इन्हीं 2 सेल स्टेज पे जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो जाती है, लेकिन बाकी 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है, स्मॉल सेल है, इसमें आगे माइटोसिस होती है और ये आगे 2 मेल गैमेट बना लेता है। बस हो गए ये 3 सेल स्टेज। 40% एंजियोस्पर्म में इन्हीं 3 सेल स्टेज में जो पोलन ग्रेन है वो शेड होती है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पोलन एलर्जी की। बच्चों होता क्या है ना, कुछ प्लांट्स की पोलन से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी मतलब ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस वगैरह हो सकती है, जिससे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। जैसे ऐसे ही एक पोलन ग्रेन का एग्जांपल है पार्थेनियम। पार्थेनियम जिसको आप प्यार से कैरेट ग्रास भी बोलते हो। अब जानने की बात यह है, ये हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है, ये वीट के साथ कंटामिनेटेड होकर मतलब एक्सपोर्ट होकर आया है। ठीक है, तो ये एज अ कंटामिनेंट आया है वीट के साथ एक्सपोर्ट होकर, इसीलिए इसको हम एक्सोटिक या एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये काफी न्यूट्रिएंट रिच होती है, तो मार्केट में इसके सप्लीमेंट्स यानी कि टैबलेट और सिरम्स मिलते हैं, और ये टैबलेट और सिरप्स को एथलीट्स रेस के टाइम पे या रेस हॉर्सेस भी कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो। फिर बात करते हैं पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी क्या है? द टाइम पीरियड बाय विच पोलन रिटेन्स एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पोलन कभी भी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए और वो जर्मिनेट कर जाएगा चाहे कितना भी टाइम हो, नहीं। एक परफेक्ट, एक प्रॉपर एक ड्यूरेशन होती है जिस टाइम तक ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे गिरने के बाद जर्मिनेट कर सकता है। उस पीरियड को, उस टाइम फ्रेम को हम पोलन वायबिलिटी बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट वायबिलिटी होती है। ये पॉइंट को नैरोलैक पेन से दीवारों पर लिख लो, रट लो। जैसे कि सीरियल्स, व्हीट और राइस में पोलन वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स की है, यानी ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने के बाद 30 मिनट्स के अंदर जर्मिनेट कर जाएंगे, उसके बाद ये जर्मिनेट नहीं कर सकते। रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली में पोलन वायबिलिटी मंथ्स की है। यकीन मानो ये जो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी वाला पॉइंट है, ये बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया और काफी सारे मॉक टेस्ट में भी आपको घूमता फिरता दिखेगा। फिर देखो होता क्या है ना, पोलन वायबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में। दूसरी बात हम पढ़ेंगे पोलन बैंक्स। अब पोलन बैंक्स क्या है? बच्चों ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, इनको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अब मैम इनको प्रिजर्व क्यों करें? ताकि हम इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर सकें, क्रॉप वेराइटीज को इंप्रूव करने के लिए। और जैसे ब्लड बैंक होता है ब्लड को स्टोर करने के लिए, वैसे ही पोलन बैंक्स क्या है, इन पोलन्स को प्रिजर्व करने के लिए है। फिर देखो दूसरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना 15 मिनट में खत्म हो चुका है। नाउ मूव टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम में क्या आता है, पिस्टल्स आते हैं। अब हर एक पिस्टल के ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा। स्टिग्मा वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर पोलन ग्रेन्स गिर रही हैं। फिर आता है स्टाइल। स्टाइल एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करे। ओवरी क्या है? तो बच्चों ओवरी बेसल बल्ज पार्ट है। बेसल मतलब नीचे और बल्ज मतलब फुला हुआ पार्ट है। ओवरी के अंदर की जो कैविटी है, जो स्पेस है, ओवेरियन कैविटी, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल।
ये याद रखना। और इस ओवरी के अंदर क्या है, प्लेसेंटा से ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, ओव्यूल्स यानी कि मेगा स्पोरेंजियम। अब देखो ये जो पिस्टिल है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसी किसी फ्लावर में एक भी हो सकता है, ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, जिनके पास सिंगल पिस्टिल हो हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, और अगर मोर देन वन पिस्टिल हो तो हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब मोर देन वन पिस्टिल जब होंगे वो जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही हो, मतलब वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर वो फ्यूज होंगे तो हम सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल है एपेवर, और अगर ये फ्री होंगे तो हम एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल है माइकेली। आगे चलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल अगर सिंगल हो, यानी ओव्यूल सिंगल है तो एग्जांपल आप क्या पढ़ोगे, वीट, पैडी और मैंगो। और ओव्यूल मल्टीपल भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं, जैसे वाटरमेलन, पपाया और ऑर्चिड्स। आपने देखा होगा ओव्यूल ही आगे जाकर सीड बनाता है, ये बात याद रखो। आपने देखा होगा कि पपाया में, वाटरमेलन में हमें बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, क्योंकि किसी टाइम पे उनमें बहुत सारे ओव्यूल थे और इन्हीं ओव्यूल ने आगे जाकर क्या बनाया है, सीड्स बनाए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ना है इस प्यारे से ओव्यूल का, यानी कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये एक ओव्यूल है और ये ओव्यूल प्लेसेंटा से जिस स्टॉक से जुड़ा हुआ है उस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और एक जंक्शन, यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस जंक्शन पे ये फ्यूनिकल ओव्यूल से कनेक्ट हो रहा है, उस जंक्शन को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। तो आई होप आपको हाइलम और फ्यूनिकल के बीच का डिफरेंस पता चला होगा। फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, और वो जंक्शन जहां पर ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूज कर रही है, उस पॉइंट को हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम पे 2024 और 2020 पे क्वेश्चन आया। अब इस ओव्यूल के बाहर ना दो कवरिंग्स होती हैं जिनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट। अब एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पर ये इंटेगुमेंट एब्सेंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उस एंड को हम बोल देंगे बच्चों माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के जो अपोजिट एंड होगा उसको हम बोल देंगे चेलेजल एंड। आगे चलते हैं, तो देखो आगे हमारे पास क्या है, इंटेगुमेंट के अंदर मास ऑफ सेल्स हैं जिसको हम न्यूसेलस बोल रहे हैं। न्यूसेलस के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये हमारे से क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बनता है, और ये बोल रहा है एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जो कि एक मेगास्पोर से बना होता है। आगे देखो, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वैसे ही बच्चों हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स किससे, जैसे वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पर क्या है मेगास्पोर मदर सेल। नीडलेस टू से इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड होगा। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। तो जहां न्यूसेलस है, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल क्या करेगा, आगे जाकर क्या बना देगा, कहाँ थे हम, क्या पढ़ रहे थे, हाँ, तो ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल होगा, जिसमें आगे क्या होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, तो देखो मेगास्पोर मदर सेल क्या है, लार्ज है, जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। इस मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होने वाली है, मियोसिस। मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होने वाली है, जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। तो ये देखो, ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें पहले क्या होगी, माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस 1 यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, 2 सेल बन गए, और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, वो डिप्लॉइड थी मेगास्पोर मदर सेल, इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। फिर होगी हमारे पास मियोसिस 2, और ये क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, यानी कि मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। इसको इस डायग्राम से भी देख लो बच्चों, ये मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है। मियोसिस 1 यानी कि रिडक्शनल डिवीजन 1 होगी, तो क्या बन जाएंगे, 2 मेगास्पोर्स, प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ, यानी कि ये हैप्लॉइड होंगे। मियोसिस 2 जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, उससे क्या होगा, ये 2 मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। अब आपको यहाँ याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि माइक्रोपाइलर रीजन के 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा जो कि कहाँ होगा, चेलेजल एंड पे। तो अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके फेट को हम देखते हैं। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर में आगे माइटोसिस होने वाली है। माइटोसिस भी कैसे, कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, पर साइटोकाइनेसिस यहाँ पर नहीं होगी। और इसी से आगे हम क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखो अगला जो अपना टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक। अब वो क्या कह रहा है ना कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में
एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा है। जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है यही फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ये 2017 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड, ऐसा एम्ब्रियो सैक जो सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है, ऐसी डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका न्यूक्लियस आगे माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेजेस बनेंगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी। तो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें पहली एक डिवीजन हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड किया, यहाँ 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया। दूसरी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया और तीसरी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया। अब ये जो न्यूक्लियस है ये पोल्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे और इवेंचुअली यहाँ पर क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब ये जो फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो रही है इनके आपने देखा होगा साथ साथ में सेल वॉल नहीं बनती है, पहले ये न्यूक्लियर डिवीजन प्रॉपर होती है और बाद में जाकर सेल वॉल बनती है। सेल वॉल्स जब बन जाती है तो एम्ब्रियो सैक का मैच्योर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद ही सेल वॉल इनके पास बनती है और ये स्ट्रक्चर फिर फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक कहलाता है। तो इसी स्ट्रक्चर में अब हम देखते हैं इन एम्ब्रियो सैक में ये जो न्यूक्लियस थे कैसे मतलब इनके बाहर सेल वॉल बनती है और कैसे इनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या है, एक टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल होता है। आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो, आपने बस इस स्ट्रक्चर को देखना है और 2 मिनट मुझे ध्यान से देने। देखो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर 8 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस ऊपर मूव कर गए, 3 नीचे और 2 बीच। करेक्ट है? कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद 6 न्यूक्लियस के बाहर क्या आ जाती है, सेल वॉल। ये यहाँ पर ये सेल वॉल बन गई, दूसरी सेल वॉल, तीसरी सेल वॉल। तो चलेजर एंड पे इन न्यूक्लियाई के बाहर सेल वॉल जब बन जाएगी, इन तीनों सेल्स को हम एंटीपोडल बोलेंगे। इसी तरह से नीचे माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होगा, ये दो न्यूक्लियाई के बाहर सेल वॉल और इस न्यूक्लियाई के बाहर भी सेल वॉल। ये जो 2 न्यूक्लियाई होंगे इनके बाहर जब सेल वॉल हो जाएगी हम इनको बोलेंगे साइनर्जिड, और ये ऊपर वाले सेल के ऊपर वाले न्यूक्लियस के बाहर जब सेल वॉल आ जाएगी इसको हम बोलेंगे एग। याद रखना, एग सेल और साइनर्जिड को मिलकर हम एग एपरेटस बोलते हैं। बची बीच की 2 पोलर न्यूक्लियाई, इनके पास भी इनके सराउंडिंग में भी एक सेल आ जाएगी जिसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे। तो अब पहले आपने न्यूक्लियस काउंट किए थे, न्यूक्लियस कहते थे 8, और अब देखो सेल वॉल काउंट करोगे तो यानी सेल्स जो बनेंगे वो काउंट करोगे तो कितने होंगे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6 और ये जो बीच वाला सेल है 7। तो यही होता है 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर। अभी इसको डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो वो कह रहा है टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल होता है। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell. Remaining 2 nuclei are called polar nuclei. ये जो 6 न्यूक्लियाई हैं 8 में से, इनके बाद जब सेल वॉल आ जाती है ये सेल्स बन जाते हैं और बाकी 2 रिमेनिंग न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि एक बड़े से सेल यानी कि सेंट्रल सेल के आसपास सराउंडेड, मतलब सेंट्रल सेल इन पोलर न्यूक्लियाई के आसपास सराउंडेड। अब वो कह रहे हैं 3 सेल्स जो चलेजर माइक्रोपाइलर एंड पे ग्रुप है इसको हम एग एपरेटस बोलते हैं। इन एग एपरेटस में जो 3 सेल आते हैं वो हैं 2 साइनर्जिड और 1 एग सेल। देख लो कितनी बार क्वेश्चन 2025 में, 21 में, 25 में, 22 में ये पूछा गया। साइनर्जिड के पास ना देखो यहाँ एक सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को साइनर्जिड के अंदर। चलेजर एंड पे जो 3 सेल्स थे उनको हम एंटीपोडल्स बोल रहे हैं। आगे देखो अपना जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर होती हैं स्टिग्मा के ऊपर, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब आपने बचपन में पढ़ा है कि पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो देखो पॉलिनेशन, सबसे पहली बात पॉलिनेशन की जरूरत क्या है। तो फ्लावर्स के अंदर, प्लांट के अंदर हम क्या देखते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, तो अब वो खुद से चलकर तो जा नहीं सकते, तो इनकी पॉलिनेशन करवाना जरूरी है, यानी पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना जरूरी। पोलन के सोर्स के बेसिस पे 3 तरह की पॉलिनेशन होती है। सबसे पहले है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम से सब कुछ समझ आ जाएगा। ये एक ही प्लांट है और इस प्लांट का ये एक ही फ्लावर है। इस फ्लावर के स्टेमन से जब इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलिनेशन होगी यानी पोलन ग्रेन गिरेगी, इसी प्लांट के इसी फ्लावर के एंथर से जब पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगी तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी बोलेंगे। ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक है।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में से एंथर से स्टिग्मा पे पोलन जारी। ये तभी पॉसिबल है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात देखो क्या होगा ना, मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स के अंदर ये जो एंथर और स्टिग्मा है ये वेल एक्सपोज होते हैं एयर में। अब वेल एक्सपोज है तो इस स्टिग्मा के ऊपर तो बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन आकर इजीली गिर सकती है, और ये जो एंथर है ये भी वेल एक्सपोज है तो इनमें से भी जब पोलन ग्रेन गिर सकती है हवा में उड़कर कहीं भी जा सकती है। तो जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं ना उनके पास एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा होता है, तो यहाँ कंप्लीट ऑटोगैमी सेल्फ पोलिनेशन रेयर होती है, यहाँ क्रॉस पोलिनेशन के रिक्वायरमेंट, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए ना सिंक्रोनी चाहिए होती है, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है, यानी जिस टाइम पर पोलन ग्रेन गिर रही है उसी टाइम पे स्टिग्मा क्या हो, उस पोलन को लेने के लिए तैयार हो, यानी पोलन ग्रेन के लिए क्या हो, रिसेप्टिव। फिर एंथर और स्टिग्मा का पास पास रहना भी जरूरी है, अगर वो दूर दूर है तो तब भी ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। फिर देखो कुछ प्लांट्स जैसे कि वायोला, जिसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। वो दो तरह के फ्लावर्स क्या है, चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस मतलब जिनके पास एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा है, और दूसरे होता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या है, जिनके पास जो ओपन ही नहीं होते हैं, जिनके एंथर और स्टिग्मा अंदर छुपे पड़े। अब देखो जिनके चेस्मोगैमस के एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा है वो तो उनमें तो आराम से क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये ओपन ही नहीं होते, इनके एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल अंदर की तरफ छुपे हुए हैं, तो इनके पास और कोई चारा नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा। ये 2024 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अब फायदा क्या है क्लिस्टोगैमस फ्लावर को, फायदा क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, इसका इन्हें फायदा क्या है कि सीड्स तो बनेंगे ही बनेंगे चाहे पॉलिनेटर्स मिले ना मिले, क्योंकि पॉलिनेशन होगी ही होगी अपने आप। और डिसएडवांटेज ये है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से रिसेसिव कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस होने लगेंगे, जिसको हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं, जो कि इवोल्यूशन के लिए अच्छी चीज नहीं। 2022 में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो जो दूसरा टाइप आता है वो आता है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ध्यान से देखो, ये प्लांट एक है पर इसके फ्लावर अलग है। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन गिर रही है उसको हम जिटनोगैमी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनली तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसके लिए हमें एक पॉलिनेटर की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि प्लांट तो एक ही है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा आ जाता है जीनोगैमी। जीनोगैमी प्रॉपर वे में जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये देखो प्लांट तो अलग है ही है, प्लांट अलग है, एक प्लांट के फ्लावर में से दूसरे प्लांट के फ्लावर में एंथर, मतलब एक प्लांट के फ्लावर के एंथर में से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जा रही है, तो ये जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों ही क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ये 2021 का PYQ है। फिर देखते हैं हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हम बात करें कि पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये पॉलिनेशन करवाते कौन, दो तरह के एजेंट होते हैं, जैसे कि अबायोटिक एजेंट जिनको नॉन लिविंग एजेंट भी बोलते हैं, और बायोटिक एजेंट जिनको हम लिविंग भी बोलते हैं। अबायोटिक में विंड और वाटर आ जाता है। विंड तो मोस्ट कॉमन है, वाटर थोड़ा सा, वाटर से पॉलिनेशन जो है वो रेयर होती है। तो विंड पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली बोलते हैं, जो कि कॉमन है ग्रासेस में। मोस्ट कॉमन अबायोटिक पॉलिनेशन जो है वो विंड पॉलिनेशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जो भी पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू जाएंगी, ट्रांसफर होंगी, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे वो लाइट होंगी, हल्का होगा। अगर वो भारी होंगी तो वो हवा में कैसे उड़ेगी, तो हल्की इसलिए होंगे, लाइट इसलिए होंगे ताकि ये एयर में अच्छी तरह से उड़ पाए। और नॉन स्टिकी होंगे। नॉन स्टिकी मतलब ये ऐसे ही कहीं पर भी गिरकर चिपक नहीं जाएंगे, ठीक है। वेल एक्सपोज एंथर होगा, एंथर बिल्कुल हवा में उड़ेगा ताकि एंथर में से जब पोलन ग्रेन्स गिरे तो वो हवा के थ्रू डिस्पर्स हो सके, ठीक है। फिर स्टिग्मा ऑफन लार्ज होता है और फैदरी होता है। फैदरी मतलब उसमें फेदर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो कोई पोलन ग्रेन है तो उसको जब उसके ऊपर आए तो वो ट्रैप कर सके। ज्यादातर ये वाला पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं, इसको याद रखो कि ऐसे फ्लावर्स जो कि विंड से पॉलिनेट होते हैं, इनके पास सिंगल ही ओव्यूल होता है इनकी ओवरी में, और ये फ्लावर्स ज्यादातर क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। 2017 और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्न कॉर्ब में स्टिग्मा और स्टाइल को हम बोलते हैं ईयर्स। पुरानी एनसीईआरटी में इन ईयर्स को टेजल बोला होता है। कुछ नहीं है, ये ईयर्स ही क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल है, और ये वेव करते रहते हैं उसमें, क्या कहते हैं, हवा में, ताकि जब भी कोई पोलन ग्रेन आई उसको क्या कर सके, ट्रैप कर सके। फिर आता है पॉलिनेशन बाय वाटर। जैसे पॉलिनेशन बाय विंड को हम एनीमोफिली बोल रहे थे, पॉलिनेशन बाय वाटर को हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। ये थोड़ी कम कॉमन है, सिर्फ 30 के आसपास जनरास में होती है, और ज्यादातर मोनोकोटिलेडन्स में हमें ये देखने को मिलती है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेलिस्टेरिया और हाइड्रेला फ्रेश वाटर में रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है। जोस्टेरा जिसको मेरीन सी ग्रास भी बोलते हैं। अब लोअर प्लांट्स होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, आपको पता है इन्हें रिप्रोडक्शन पूरी करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि मेल ग्रैमेट को ये वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर
सकें। दिस इज द रीजन ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हमें हर जगह नहीं मिलते, इनका जो स्प्रेड है वो लिमिटेड है, जहां पर इनको पानी मिलेगा वहीं पर ये होंगे। अब वेलिस्नेरिया में देखो, वेलिस्नेरिया में क्या होता है ना, जो फीमेल फ्लावर है रीचेज द फीमेल फ्लावर जो है उसकी स्टोक लंबी होती है, वो पानी के सरफेस तक आ जाता है और वहीं पर मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन्स रिलीज होती है और ये पोलन ग्रेन्स फिर वाटर करंट से, पानी के बहाव से कहाँ तक जाती है, फीमेल पार्ट तक जाती है। सी ग्रासेस में आप देखते हो कि फीमेल फ्लावर जो है वो सबमर्ज रहते हैं वाटर में, लेकिन पोलन ग्रेन्स यहाँ पर लॉन्ग और रिबन लाइक होती है। ये एक पॉइंट कि पोलन ग्रेन किस पर लॉन्ग और रिबन लाइक होती है, ये 2024 में पूछा गया। अब ज्यादातर जो पोलन ग्रेन्स जो पानी में होती है ना, इनके ऊपर एक म्यूसिलीजीनियस कोटिंग होती है जो इनको वेट होने से बचाती है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया। अब जरूरी नहीं है अगर पानी में रहने वाले प्लांट है तो वो सिर्फ वाटर पोलिनेटेड ही हो पाए, हाइड्रोफिली उसमें देखी जाए। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप पढ़ते हो जो 2024 और 16 में पूछा गया है, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में आप क्या देखते हो, जो फ्लावर्स है ना वो वाटर के लेवल तक आते हैं, ठीक है, और वाटर के लेवल तक आ जाते हैं। उसके बाद या तो विंड या तो इंसेक्ट उनको पॉलिनेट करवाते हैं, वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते हैं, बेशक वो पानी में रहते हैं। आप देखोगे कि जो विंड पॉलिनेट और वाटर पॉलिनेटेड वाली स्पीसीज होती है ना, इनके फ्लावर्स ना तो ज्यादा कलरफुल होते हैं क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं इंसेक्ट्स वगैरह को, ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर क्या है, नेक्टर एक तरह से फ्लोरल रिवार्ड होता है इंसेक्ट्स के लिए, तो इनको इस चीज का कोई काम ही नहीं। फिर आ जाओ बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स मतलब इसमें हम बात करें एनिमल्स की, तो ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को एज अ पोलिनेटिंग एजेंट यूज करती हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मोथ्स और ह्यूमिंग बर्ड्स। कुछ एनिमल्स भी, ये सुन के आपको हैरानी होगी, कुछ एनिमल्स भी क्या करवाते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स में लैम्यूर, आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलिंग स्पीसीज, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स जैसे कि गार्डन लिजर्ड और गेको। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जब हम देखते हैं, पर्टिकुलरली बी सबसे ज्यादा कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट्स के केस में। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हमेशा लार्ज होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को इजीली दिख सके, कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्रेग्रेंट होते हैं, इनमें से कोई खुशबू आती है, और ये रिच इन नेक्टर होते हैं। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स एज अ फ्लोरल रिवार्ड्स मिलती हैं इन इंसेक्ट्स को। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और इनफ्लोरेसेंस में इकट्ठे क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स के लिए विजिबल रहे। खास करके जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होते हैं, ऐसा देखा जाता है उनमें से एक गंदी स्मेल आती है, यानी कि फॉल ऑर्डर आता है। ये 2022 में पूछा गया। अब इनकी जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिकी होती है ताकि इंसेक्ट्स के साथ ये चिपक जाए और इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठे तो वहां ये पोलन ग्रेन छोड़ दे। अब यहाँ पर कुछ फ्लोरल रिवर्ड्स में कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, एक सेफ प्लेस दे देते हैं इंसेक्ट्स को एग ले करने के लिए, जैसे अमोर्फोफेलस जो कि एक टॉलेस्ट फ्लावर है 6 फीट का, इस पे भी इंसेक्ट्स को एग ले करने की सेफ जगह मिलती है। यूका और मोथ का बहुत अच्छा रिलेशन है, ये म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो पाती। मोथ क्या करता है, ये अपने एग ले करता है यूका फ्लावर पे, और मोथ का जब लार्वे जैसे जैसे डेवलप होता रहता है, यूका प्लांट के सीड्स उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बदले में मोथ इस यूका प्लांट की क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। कई बार क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो नेक्टर भी ले जाते हैं और पॉलिनेशन भी नहीं करवाते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को हम पोलन रोबर्स बोलते हैं। जैसे कि आप लोग लेक्चर भी देख लेते हो, नोट्स भी ले लेते हो, पर लेक्चर को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और कमेंट में अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज नहीं बरसाते हो, तो इसी खुशी में कमेंट में प्यारे प्यारे रिव्यूज लिख दो। 1 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, मेरा दिन बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। देखो बच्चों, होता क्या है ना, मेजोरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, यानी इनके पास मेल भी है फीमेल भी है। अब यहाँ मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा है, पर सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है जो हम चाहते नहीं। तो फ्लावर्स के पास अपने कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिससे वो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। ऐसे डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का काम ये है कि इनिबिट करवा दो सेल्फ पॉलिनेशन और कंटिन्यू करवाओ क्रॉस पॉलिनेशन। तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे कुछ प्लांट्स में तो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज ही नहीं होते, मतलब तालमेल ही नहीं है। पोलन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हुआ। पोलन पहले रिलीज होकर कर भी क्या लेगा, उसका स्टिग्मा तो रिसेप्टिव नहीं है ना लेने के लिए उसे, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि ये जो एंथर और स्टिग्मा है ये आपस में इतनी दूर दूर पोजीशन पे है कि पोलन ग्रेन गिर भी जाएंगे तो स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे नहीं। तीसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, देखो प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है, एक फ्लावर पे मेल है एक फ्लावर पे फीमेल है, तो ये कंप्लीट ऑटोगैमी तो है नहीं, यहाँ तो जिटनोगैमी हो सकती है कि प्लांट सेम है फ्लावर अलग है, इस फ्लावर के अंदर से इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जा रही है। इसके एग्जांपल याद रखना, कैस्टर और मेज इन मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल। फिर आते हैं डायोशियस प्लांट्स जैसे कि पपाया। पपाया में तो मेल और फीमेल का प्लांट ही अलग होता है, तो यहाँ पर तो जीनोगैमी के अलावा और कोई चारा नहीं है, मतलब यहाँ प्रिवेंट होती है ऑटोगैमी भी और जिटनोगैमी भी।
फिर आता है हमारे पास सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बच्चों सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। आपने अक्सर देखा होगा जिनकी अपनी खुद की मिठाई की दुकान होती है वो वहां से मिठाई खाना पसंद ही नहीं करते। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इस फ्लावर ने कसम खा रखी है इसके स्टिग्मा ने कि अगर मेरा खुद का पोलन ग्रेन मेरे स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो मैं तो जर्मिनेट करवाऊंगा ही नहीं आगे पोलन ट्यूब। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। फिर आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सोचो आपकी अरेंज मैरिज हो रही हो, शादी हो रही हो, तो आप क्या करोगे? आप लड़की से बात करोगे ना, या आप लड़के से, जिसकी लड़की की शादी हो रही है वो लड़के से बात करेगी ना, उनके बीच में कंटिन्यूअस बातें होंगी और वो देखेंगे वो एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है या नहीं है। बस यही चीज प्लांट्स में भी है, प्लांट्स किसी से कम थोड़ी है। इस चीज को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। वो प्रोसेस जिससे पिस्टल क्या करेगी, कंपेटिबल या इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन को पहचानेगी कि हाँ भैया आप कंपेटिबल हो, मैं पोलन ट्यूब बनवा दूंगी, आगे फर्टिलाइजेशन करवा दूंगी, और नहीं नहीं भैया आप इनकम्पेटिबल हो, हमारी गेम आगे बसेगी नहीं। ठीक है, तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिससे क्या करता है, पोलन रिकॉग्निशन होती है स्टिग्मा के द्वारा। इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन या स्टेराइल पोलन ग्रेन को ये पिस्टल रिजेक्ट कर देती है, जैसे बिना नौकरी वाले लड़के को लड़की रिजेक्ट कर देती है, और ये सिर्फ अलाउ करती है कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स को, और उन्हीं के बाद आगे क्या होती है, पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होती है। पोलन ट्यूब आगे क्या करती है, एंटर करती है ओव्यूल में, और इसको गाइड कौन करता था, हमने पढ़ा था साइनर्जी में, ये एंटर करती है, इसको फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करता है। फिर आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ताकि हमें प्लांट में जो आगे उसकी प्रोजेनी है हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिले। अब इसके अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर में करते हैं, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं करते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं और स्टिग्मा फिर उसमें रह जाता है। अब हम वेट करते हैं कि स्टिग्मा जब तक रिसेप्टिव होगा, हम स्टिग्मा के ऊपर एक बटर पेपर को कवर कर देते हैं, यानी इसकी बैगिंग कर देते हैं, ताकि कोई और पोलन ग्रेन, कंटामिनेटेड पोलन ग्रेन आकर इसको आगे फर्टिलाइज ना कर दे। ठीक है, फिर जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो हम इसकी डी बैगिंग करते हैं, बैग उतारते हैं, अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन स्प्रिंकल करते हैं और दोबारा से री बैगिंग कर देते हैं, ताकि आगे डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन हो सके। ये 2022 में पूछा गया। याद रखना जो इमेस्कुलेशन है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होती है, क्योंकि वहां तो एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है ना, आइदर स्टिग्मा और एंथर, तो वहां इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाओ डबल फर्टिलाइजेशन पे। ऊपर हमने 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक पढ़ा था, वो आपको अच्छी तरह समझ आया, तो डबल फर्टिलाइजेशन भी आएगा। ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का। चलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स थे, माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपरेटस था जिसमें 2 साइनर्जिड और 1 एक्सेलर है, और बीच के सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, यानी कि N+N। अब होता क्या है ना, जैसे ही पोलन ट्यूब की एंट्री होती है साइनर्जिस डीजनरेट हो जाते हैं, यानी ये जो नीचे वाले 2 सेल्स हैं ये डीजनरेट हो गए, और साथ ही साथ एंटीपोडल्स भी डीजनरेट हो गए। ये जो N+N पोलर न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना लेते हैं, यानी 2N। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही चीजें बची, एक तो एग और जो कि हैप्लॉइड है, और एक ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बना है, जो कि डिप्लॉइड। अब जब भी पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, वो कंपैटिबल टाइप का होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब साइनर्जिड के अंदर एंटर करेगी, फिलीफॉर्म अपरेटस इसको गाइड करेगा। ये पोलन ट्यूब में हमेशा 2 मेल गैमेट जाते हैं। एक मेल गैमेट इस एग सेल की तरफ जाता है और एग सेल के साथ मिल जाता है, फ्यूज कर जाता है, तो हैप्लॉइड एग सेल और हैप्लॉइड मेल गैमेट ये मिलकर बना देते हैं डिप्लॉइड जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम प्यार से सिनगैमी बोल देते हैं। सिनगैमी की वजह से क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। याद रखना जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। फिर देखो दूसरा मेल गैमेट इस 2N स्ट्रक्चर यानी सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है। अब 2N और N ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस जब मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलेंगे पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल में है, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ था, सेंट्रल सेल में ना, तो वहां प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो सेंट्रल सेल को भी अब हम पैक बोलेंगे, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। अब एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी कि एक बार सिनगैमी और एक बार ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब जब पेन बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक ही एम्ब्रियो सैक में हो रही है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो 2019, 2023, 2023 और 2018 कितनी बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, हो जाएगा। देखो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है और ये आगे एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहा है, और जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में
डेवलप हो रहा है। तो देखो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना रहा है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होंगे और ओवरी फ्रूट पे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब होता क्या है ना, एंडोस्पर्म पहले बनता है और एम्ब्रियो बाद में बनता है। क्यों? क्योंकि बनते हुए एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वो इसका एंडोस्पर्म ही होगा। तो एंडोस्पर्म किससे बन रहा है, पेन से। पेन में क्या हो रही है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। दो तरह की न्यूक्लियर डिवीजन होती है, एक होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरी सेलुलर न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब एक के बाद न्यूक्लियर डिवाइड होते रहेंगे, इसी को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहे हैं। जो वाटर होता है कोकोनट का, वही क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन 2016 और 2015 में पूछा गया है। फिर क्या होता है ना, ये न्यूक्लियाई के डिवीजन के बाद कुछ पेरीफेरी वाले साइड्स वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके बाहर सेल वॉल बन जाती है और ये एंडोस्पर्म फिर सेलुलर बन जाता है। और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है जो व्हाइट कर्नल पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं कोकोनट के, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। और जो कोकोनट का पानी हम पीते हैं वो क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। इस पॉइंट को अभी हम पढ़ेंगे कि किसी किसी में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, पी और बीन इसका एग्जांपल है, और किसी में परसिस्ट रहता है मैच्योर सीड्स में भी एंडोस्पर्म, कोकोनट इसका एग्जांपल है। इसको भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर आ जाओ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो देखो एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है, जाइगोट से। और कहां पर हो रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन पे हो रहा है। लेकिन एम्ब्रियो हमेशा एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बाद बनता है। क्यों? क्योंकि यही एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब मोनोकोट्स और डाइकोट सीड्स दिखने में कितने भी अलग हो, इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होती है, सिमिलर होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को याद करेंगे, देखो इन डायग्राम्स को ध्यान से देखो। जाइगोट से सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो से क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बनते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। इन हार्ट शेप एम्ब्रियो में ये सेल्स एंड सस्पेंसर सेल्स, इनको याद रखना, सस्पेंसर सेल्स क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को पुश कर रहे हैं एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से नरिशमेंट और हार्मोन्स मिल सके। फिर बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो और लास्ट पे बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो देखो डाइकोट एम्ब्रियो का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें डाइकोट, दो कोटिलेडन यानी एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस और दो कोटिलेडन दिखेंगे। वो पोर्शन एम्ब्रियोनिकल एक्सिस का जहां पर कोटिलेडन अटैच है, उसके ऊपर वाले पोर्शन को हम एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल आगे प्ल्यूम्यूल यानी शूट पे कन्वर्ट होता है, और इस कोटिलेडन के लेवल से जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल आगे रेडिकल या रूट टिप पे कवर होता है। रेडिकल हमेशा कवर, रूट टिप जो है वो कवर होती है रूट कैप से, जिसको हम कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। तो देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां कोटिलेडन की, उसके नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं जो रेडिकल में आगे कन्वर्ट हो रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा जिसको एपिकोटाइल बोल रहे हैं, एपिकोटाइल टर्मिनेट हो रहा है प्ल्यूम्यूल में यानी कि शूट सिस्टम में। इसी तरह से आप स्ट्रक्चर देखोगे मोनोकोट एम्ब्रियो का। मोनोकोट एक कोटिलेडन, इसमें एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होगी और एक कोटिलेडन होगा। ये एम्ब्रियोनिकल एक्सिस और ये कोटिलेडन इससे अटैच है, ठीक है। तो कोटिलेडन को यहाँ पर खासकर ग्रास फैमिली में हम स्क्यूटेलम भी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रेडिकल या रूट कैप है, नीचे देखो ये रेडिकल या ये रूट कैप, ये कवर होती है एक कवरिंग से, एक शेड से, जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं। इसी तरह से जो शूट वाला एरिया, प्लूमियल वाला एरिया, वो भी एक अनडिफरेंशिएटेड शेड से कवर है जिसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो प्लूमियल शूट कोलियोप्टाइल से कवर है और रेडिकल यानी कि जो रूट बननी है वो कोलियोराइजा से कवर है। क्लियर हो जाएगा, जैसे ग्रास, बनाना, बैम्बू, पाम, ये सारे इसके एग्जाम्पल। फिर बात आती है डेवलपमेंट ऑफ सीड की। तो सीड किससे बनता है, ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बना देता है, सीड बना देता है। सीड फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सीड में हम सीड कोड, कोटिलेडन और एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। सीड कोड क्या है, ऊपर जब आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था आपने देखा था इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट दो थी, एक इनर इंटेगुमेंट, एक आउटर इंटेगुमेंट। बस यही इंटेगुमेंट क्या करती है, सीड कोड बनाती है। इनर सीड कोड जिसको हम टेस्टा बोलते हैं, सॉरी इनर सीड कोड जिसको हम टेगमेन बोलते हैं, और आउटर सीड कोड जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, हाँ सुनो, आउटर सीड कोड जिसको हम टेस्टा बोलते हैं और इनर सीड कोड जिसको हम क्या बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं। इनर वाला टेगमेंट और आउटर वाला क्या होगा, टेस्टा होगा। कोटिलेडन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जैसे मोनोकोट्स में एक कोटिलेडन और डाइकोट में क्या है, दो कोटिलेडन। टाइप्स ऑफ सीड्स, दो तरह के सीड्स होते हैं, एक नॉन एल्ब्यूमिनियस या जिसको एक्स एल्ब्यूमिनियस बोलते हैं, या नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, एम्ब्रियो बाद में बनेगा, एंडोस्पर्म पहले बनेगा, और यही एम्ब्रियो क्या करेगा, इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम करेगा। तो जिन सीड्स में कोई भी एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, उनको नॉन एल्ब्यूमिनियस या नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनियस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पी, ग्राउंडनट और बी। एल्ब्यूमिनियस कौन से होते हैं, जिसको एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, जो कि सीड्स जिनके पास रेसिडुअल एंडोस्पर्म है, यानी एम्ब्रियो बनने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, जैसे वीट, मेज, कैस्टर और कोकोनट। अब क्या होता है ना, पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या है, कुछ सीड्स में क्या होता है ना, न्यूसिलस बच जाता है, न्यूसिलस का कुछ पोर्शन रिटेन रहता है, बच जाता है। ऐसे सीड्स को हम पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट इसका एग्जांपल है। 2022 और 19 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो क्या होता है ना,
मैच्योरिटी आते आते तक क्या होता है, सीड का वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है और सीड एक इनएक्टिव स्टेज पे कन्वर्ट हो जाता है। इस इनएक्टिव स्टेज को, इनएक्टिव पीरियड को हम डोरमेंसी बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन यानी कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर मिलता है तो ये सीड्स दोबारा से क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। सीड के फायदे क्या है, सीड बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज है, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन है सीड क्या रहेगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। और इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, यानी कि जब तक ये जो सीडलिंग्स हैं प्लांट में कन्वर्ट होकर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तब तक ये जो सीड्स हैं ये क्या करते हैं, इनको रिजर्व फूड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या है, सीड कोट्स क्या करते हैं, टेस्टा और टेकमिन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इस सीड को इंजरी से। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो हमें पता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशंस होंगी जो कि इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। सीड्स स्टोर कर सकते हैं हम थ्रू आउट द ईयर्स और अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने में भी, अगली क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर सकते हैं। वायबिलिटी ऑफ सीड्स क्या है, जैसे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन आपने पढ़ी, पोलन ग्रेन की एबिलिटी स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होने की, ऐसे ही सीड्स की जो एबिलिटी होती है जर्मिनेट करने की उसको भी वायबिलिटी हम बोलते हैं। कुछ स्पीसीज में सी वायबिलिटी फ्यू मंथ्स की होती है, कुछ में ईयर्स की होती है, जैसे ल्यूपिनस आर्टिकस जो कि हमने आर्टिक टुंड्रा से एक्सकैवेट किया था, इसकी डोरमेंसी 10,000 ईयर्स की थी, उसके बाद भी ये जर्मिनेट हो गया था। ऐसे ही डेट पाम, इसमें हम 2000 ईयर्स पढ़ते हैं, इसकी क्या है 2000 ईयर्स इनकी क्या थी, वायबिलिटी। उसके बाद देखो फ्रूट डेवलपमेंट, जैसे सीड ओव्यूल सीड बना रहा है, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। ओवरी की जो वॉल होगी वो फ्रूट वॉल बनाएगी जिसको हम पेरिकार्प बोलेंगे। फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है जैसे ऑरेंज, मैंगो और गुआवा, और ड्राई भी हो सकता है जैसे मस्टर्ड और ग्राउंडनट। ज्यादातर फ्रूट डायरेक्ट ओवरी से डेवलप हो जाते हैं जिनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे पी, वीट और मेज। और कुछ फ्रूट्स जिनमें ओवरी के साथ साथ कुछ और पार्ट्स जैसे कि थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट में, जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये डायग्राम से भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। फिर देखो बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही बन जाते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट था सीड्स, अब यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं। अच्छा आपने देखा होगा आजकल वाटरमेलन्स वगैरह जो है वो बिना सीड के आ जाते हैं, अब ये कैसे हो रहा है, तो इनको हम पार्थेनोकार्पिक कैसे बना रहे हैं, तो पार्थेनोकार्पिक को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन की हेल्प से, और इसी के थ्रू हम सीडलेस वाटरमेलन्स वगैरह बना रहे हैं। फिर आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, जब फ्रूट की डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के बिना। एपोमिक्सिस क्या है, जब सीड्स बन रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बिना। अब सोचने की बात है, एक्चुअल में तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर ये मिमिक कर रही है, नकल उतारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों, क्योंकि देखो सीड्स सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट था, हमने ऐसा पढ़ा था, पर यहाँ देखो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिर भी यहाँ सीड्स बन रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हम बोलते हैं कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर ये मिमिक कर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ फैमिलीज जैसे एस्ट्रिएसी और ग्रासेस में हमें ये देखने को मिलता है। अब देखो एपोमिक्टेड सीड्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, होता क्या है ना, कुछ डिप्लॉयड एग जो बिना रिडक्शन डिवीजन यानी बिना मियोसिस के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है ना, सम सेल्स ऑफ न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होते हैं वो प्रोट्यूड कर जाते हैं एम्ब्रियो में, जिसकी वजह से एम्ब्रियो क्या बन जाता है, मतलब एम्ब्रियो वहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, जैसे सिट्रस फ्रूट और मैंगो